हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाइस्ट क्लासेस। हम लोग क्या स्टार्ट किए थे? क्लास 6 चैप्टर 4 की एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जिसका हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ लिया। आज इस क्लास का, इस चैप्टर का लास्ट क्लास होगा, चैप्टर पार्ट 3। इसमें हम पढ़ेंगे लास्ट सब टॉपिक। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि हम कैसे कह सकते हैं कि कोई कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री, इसके क्या क्या एलिमेंट्स जाने हम लोग। पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट होता है, और रिजॉल्व द कंफ्लिक्ट कैसे खत्म किया जाता है ये इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मस्ट इंपॉर्टेंट, कि आप किसी भी गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वोट, अपने वोट के थ्रू। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट की एलिमेंट्स हम बताए थे। आज हम पढ़ेंगे इस क्लास का पार्ट 3, लास्ट सब टॉपिक है, बचा हुआ था इक्वलिटी एंड जस्टिस। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर हुआ। जैसे देखिए, वन ऑफ द की आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इक्वलिटी और जस्टिस भी बहुत ही की आइडिया है, की एलिमेंट है किसका? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। हमें कौन सा है? तो इक्वलिटी एंड जस्टिस। हम ये कह सकते हैं कि वन ऑफ द की आइडिया कौन सा गवर्नमेंट का? तो बोलिएगा इक्वलिटी एंड जस्टिस। कौन सा है? इक्वलिटी एंड जस्टिस। जस्टिस दोनों आपस को आप अलग नहीं कर सकते। जहां इक्वलिटी है मतलब यहां जस्टिस भी है, और जहां जस्टिस है यहां इक्वलिटी भी है। अगर आपको बराबर माना तभी आपको जस्टिस मिला। अगर आपको जस्टिस मिला मतलब सबको बराबर समझा। अगर मान लीजिए आपको कोर्ट से न्याय मिल गया, जस्टिस मिल गया, मतलब वो आपको बराबर समझा, ना अमीर ना गरीब, कुछ नहीं, सब कोर्ट के बराबर है। इसका मतलब जहां जस्टिस है वहां इक्वलिटी है, और जहां इक्वलिटी है वहां जस्टिस है। आप इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। अच्छा, क्या वजह हुआ जिस वजह से हम लोग ये बात करते हैं कि इक्वलिटी होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए? तो ऐसा कौन कौन सा बातें हैं जिस वजह से, सब इंपॉर्टेंट कॉज जानेंगे, कैसा कौन कौन सा कॉज है या कारण है जिस वजह से हमारे सोसाइटी में इक्वलिटी और जस्टिस को लाना पड़ा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है? इसका 3 कारण इंपॉर्टेंट समझिएगा। पहला इसमें पढ़िएगा अनटचेबिलिटी। क्या पढ़िएगा? अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझिएगा, इस पर ध्यान मत दीजिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक पर ध्यान दीजिएगा, क्या कॉन्सेप्ट पर। तो अनटचेबिलिटी, इसके बाद क्या है सेकंड नंबर में? अनइक्वली, अनइक्वल, एंड थर्ड नंबर में है डिफ्रेंशिएट करना। डिफ्रेंशिएट, किसी के साथ डिफ्रेंशिएट करना। ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉजेज हुआ। अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत। आज से लगभग 50 ईयर्स एगो, या और चले जाइए ऐसे और पहले, आज से 100 साल पहले ये बहुत हुआ करता था हमारे भारत देश में। को आप मतलब अपर कास्ट और लोअर कास्ट में बहुत डिफरेंसेस भी हुआ करता। मैं छू लिया हमको, अरे लोअर से छू लिया हमको, हम तो नापाक हो गए, हम तो अपवित्र हो गए, इस तरह का थिंकिंग था। और इस अनटचेबिलिटी के लिए एक इंसान ने फाइट किया, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसी के अकॉर्डिंग एक आर्टिकल, अब तो ये लॉ बन गया। मैं दिखाइए, कोई दिखा दे करके अनटचेबिलिटी, तुरंत इस पर क्या होगा? केस हो जाएगा, क्योंकि लॉ बन गया। और ये लॉ किसके अकॉर्डिंग बना? तो ये लॉ बना आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 अकॉर्डिंग अनटचेबिलिटी को इलीगल बताया गया है। आप किसी के साथ अनटचेबिलिटी नहीं बोल सकते, सब बराबर है। देख रहे हैं? अनइक्वल, किसी को अनइक्वली ट्रीट करना। कोई पुअर है, कोई रिच है, कोई अपर कास्ट है, कोई लोअर कास्ट है, इसलिए लोगों को अनइक्वल ट्रीट करना, तो भी कहा आएगा इक्विटी और जस्टिस को लाया जाता है। ये सब कुछ कॉजेज है। इसके बाद डिफ्रेंशिएट करना। क्या करना? डिफ्रेंशिएट करना। बॉयज और गर्ल्स में डिफ्रेंशिएट हुआ करता था पहले जमाने में। अभी भी बोलते हैं, बहुत से घर में देखते हैं, हमको तो लड़का चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। क्यों? अरे आज के समाज में ऐसा कौन काम है जो बॉयज कर सकती है, गर्ल्स नहीं कर सकती है? इस वजह से लोगों में क्या हो, डिफ्रेंशिएट आया, इसीलिए इक्वलिटी और जस्टिस का जरूरत पड़ता है। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसीलिए इस चीज को कम करने के लिए क्या किया गया? कुछ जो गवर्नमेंट है वो पॉलिसी लाती है, स्कीम लाती है। इसी में कुछ पॉलिसी के नाम समझते हैं। रिजर्वेशन, क्या लाती है? रिजर्वेशन लाती है, मतलब आरक्षण देती है। ऐसे आपको कुछ कोटा, आपको बुक रहता है, कभी एग्जाम फॉर्म आया तो इतना सीट महिलाएं के लिए रिजर्व है, इसमें आप नहीं आ सकते। इसके बाद क्या होगा? स्कॉलरशिप। क्या आएगा? स्कॉलरशिप दिया जाता है गर्ल्स को,
वैसे बच्चियां जो पढ़ने में असमर्थ है, पैसे के अभाव में, मनी, लैक ऑफ मनी है, इसके पास नहीं है इनकम, तो सरकार इसको देती है स्कॉलरशिप, ताकि वो इस पैसे से वो अपने एजुकेशन ले सके, अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण कर सके, अपने हाई एजुकेशन को ले सके, ताकि वो भी समाज में, सोसाइटी में बॉयज के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। ये सब कुछ कैटेगरी है। लोग समझते नहीं रिजर्वेशन दिए, अरे क्यों दिए? जो गैप देखने को मिलता है अपर कास्ट और लोअर कास्ट में, जो गैप है, इस गैप को बराबर करने के लिए क्या दिया जाता है? रिजर्वेशन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? स्कॉलरशिप दिया जाता है। किसको? गर्ल्स को, ताकि ये जो गैप है गैप को भर सके। सिर्फ गर्ल्स को ही नहीं, सबको भी मिलता है। जो मान लो लोअर कास्ट का है, इसको रिजर्वेशन मिलता है, SC को मिलता है कि नहीं मिलता है? ये सब एक ही इंसान ने कराया। वो कौन थे? तो याद रखिएगा इसका नाम बड़े अक्षरों में, डॉक्टर भीम राव अंबेडकर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक और नाम से जानते हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसने बनाया था। और ये एक शख्स थे जिसने लोअर कास्ट को भी आज एक बराबर लाके खड़ा कर दिया। इसने आर्टिकल 17 लाया ताकि अनटचेबिलिटी के साथ डिफरेंशिएट न हो। यही सब बात देखने को मिलता है। जहां इक्वलिटी वहां जस्टिस, जहां जस्टिस वहां इक्वलिटी। और ये सब कुछ स्कीम लाया गया रिजर्वेशन और स्कॉलरशिप का। मतलब ये, इसको आप कभी भी अलग नहीं कर सकते, इक्वलिटी और जस्टिस को। और ये सब कुछ कॉजेज है, और इस कॉजेज को दूर करते हैं रिजर्वेशन से और स्कॉलरशिप से, ताकि बॉयज और गर्ल्स में भेदभाव ना हो, ताकि अमीर और गरीब में डिफ्रेंशिएट ना हो, ताकि अपर कास्ट और लोअर कास्ट में डिफ्रेंशिएट ना हो। ये सारा चीज हम लोग देखने को मिलता है। ठीक है स्टूडेंट, बस ये क्लास है कि यहीं तक था आपका चैप्टर में। अब हम कुछ बताएंगे इस चैप्टर से कुछ जुड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो आपको एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ, इस चैप्टर से जुड़ा हुआ, वो भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। हम लोग देखिए एक वर्ड सुनते होंगे, डेमोक्रेटिक पार्टी क्या होता है? हम लोग बोलते हैं कि डेमोक्रेटिक वो कंट्री है जिसमें वोटिंग राइट है। ठीक है, अच्छी बात है, वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। कभी वो जानने के चाहे कि डेमोक्रेटिक कंट्री बोलते किसको बोलते हैं, वो क्या अपनाया है, तो वो अपनाता है क्या? याद रखिएगा, एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज, मतलब कि वयस्क मताधिकार। इसमें वो लोग आते हैं जिनका एज क्या है, 18 या 18 से प्लस है, जिनका 18 या 18 से प्लस जिसका एज है, जो वोट दे सकता है, वो इसमें आता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज। जो कंट्री इसको फॉलो करता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज को, तो हम बोलते हैं कि ये कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब इसमें ये क्वेश्चन बनता है कि दुनिया का कौन सा कंट्री है, जो पहला कंट्री बताइए जिसने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज को अपनाया, अडॉप्ट किया? कोई तो होगा। सोचिए, इतने बड़े बड़े कंट्री है, एक ऐसा कंट्री ने किया अडॉप्ट इसको, जो छोटा सा कंट्री है। बड़े बड़े दिग्गज कंट्री नहीं कर पाए, पहले अपना पाए, ना यूके अपनाया, ना आपका रसिया अपनाए, ना अमेरिका अपनाए। अमेरिका ने बहुत लेट से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज अपनाया, लेकिन एक कंट्री, वन ओनली, जिसने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज को फर्स्ट टाइम, पहली बार को अपनाया, वो कंट्री है आपका, छोटा सा कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया का नेबर कंट्री है, न्यूजीलैंड। कौन है? न्यूजीलैंड। यहाँ पर मैच देखते हैं ना, नेपियर, हैमिल्टन, ऑकलैंड, यही नेपियर, वही रॉस टेलर का जो टीम है, न्यूजीलैंड का टीम जो बोलते हैं। ये कब अपनाए? तो 1893 को। सोचिए कि हम लोग इस टाइम कहाँ थे? 1893 में हम लोग क्या थे? गुलाम थे, स्लेव थे। किसके? ब्रिटिश के। इस समय न्यूजीलैंड ऐसा कंट्री था, वन एंड ओनली कंट्री था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज में किसी तरह का डिफरेंशिएट नहीं किया, सबको वोटिंग राइट दिया, चाहे वो मैन हो, चाहे वो वोमेन है, चाहे वो प्रॉपर्टी मैन हो, चाहे वो नॉन प्रॉपर्टी मैन हो, इसके पास प्रॉपर्टी हो या ना हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो पढ़ा लिखा ना हो, चाहे वो एजुकेटेड हो, चाहे वो नॉन एजुकेटेड हो, सबको दिया वोटिंग राइट, बिना किसी डिफरेंशिएट के सबको दिया। बाकी कंट्री ने क्या किया? जिसके पास प्रॉपर्टी है वो वोट दे सकता है, जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं वोट नहीं दे सकता। कितने कंट्री में तो वोमेन्स को राइट ही नहीं मिला। अमेरिका इतना बड़ा कंट्री बोलते हैं, लेकिन 1920 में अमेरिका ऐसा कंट्री है जहां 1920 में किसको राइट मिला? वोमेन्स को राइट मिला, वोटिंग राइट। सोचिए कितना लेट। अब कब का बने
हैं क्या डेमोक्रेटिक कंट्री, और आप 1920 में वुमेन्स को राइट दिया। ब्रिटेन ने कब दिया? 1928 में यूके ने दिया वुमेन्स को राइट। सोचिए कितना डिफरेंशिएट हुआ। और ये कंट्री छोटा सा कंट्री है, लेकिन 1893 में ही यूनिवर्सल एडल्ट राइट अपनाया और सभी को, अपने सभी सिटीजन को जो 18+ है इसको वोटिंग राइट दिया। और सबसे पहला कंट्री बना पूरे वर्ल्ड का सबसे पहला कंट्री बना जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को एडॉप्ट किया। अब इंडिया की बात को सब जानते हैं। इंडिया कब अपनाया यूनिवर्सल फ्रेंचाइज? तो इंडिया अपनाया 1950 को इंडिया ने क्या अपना अडॉप्ट किया? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। लेकिन देखो इंडिया भी यूनिक कंट्री रहा, हमारा प्यारा भारत देश भी बहुत यूनिक कंट्री रहा, इसने भी कभी डिफ्रेंशिएट नहीं किया। अरे यूके और आपका जाकर के यूएस, देखिए यूके दिया और ये यूएसए ने दिया था इसको, ये तो बहुत डिफ्रेंशिएट किया। लेकिन भारत ऐसा देश है, इतना यूनिक कंट्री, पूरे वर्ल्ड में ऐसा कंट्री नहीं मिलेगा जो भारत देश, हमारा प्यारा भारत देश, जिसने 1950 में डेमोक्रेटिक कंट्री बना और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को अपनाया और इसी दिन बनते के साथ सबको वोटिंग राइट दिया, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो, सबको, चाहे प्रॉपर्टी आपके पास हो या ना हो, चाहे आप पढ़े लिखे हो या ना हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको हमारा प्यारा भारत देश सभी को क्या दिया? वोटिंग राइट दिया। तो इस मामले में इंडिया भी कम नहीं है। ठीक है, जब न्यूजीलैंड दिया तो इस समय हम लोग गुलाम थे, हम लोग क्या कर सकते थे। लेकिन हमारा कंट्री लॉ कब बना? लॉ बना हम लोग कब? 1950 को, और इसी दिन सभी को वोटिंग राइट दिया। इंडिया इज यूनिक कंट्री इन द वर्ल्ड, और इंडिया भी इस मामले में पीछे नहीं है, सबको वोटिंग राइट दिया बनते साथ। ये सब कंट्री बना लेकिन बहुत दिन के बाद वोमेन्स को राइट मिला वोटिंग का, लेकिन इंडिया ऐसा नहीं किया। हमारे प्यारा भारत देश पर हम लोग गर्व है, जहाँ पर हम रहते हैं, जिस माटी में रहते हैं, इस पर हमें गर्व है कि इंडिया ऐसा कंट्री है कि बना और इसी टाइम सभी को वोटिंग राइट मिला। देख रहे स्टूडेंट, हम लोगों ने ये क्या जाना, ये पूरा चैप्टर क्या बताया, इस चैप्टर के देखिए जिस्ट क्या समझ में आता है। ये समझ में आता है कि आप अगर डेमोक्रेटिक कंट्री बोल रहे हैं अपने आप को, तो क्या क्या एलिमेंट्स होना चाहिए आपके पास, पार्टिसिपेशन होना चाहिए आपके साथ, और किस तरह से कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं, ये आपको होना चाहिए आइडिया। इसके बाद इक्वलिटी होना चाहिए, और जहां इक्वलिटी वहां जस्टिस, जहां जस्टिस वहां इक्वलिटी। तो ये सब देखने को हम लोगों को मिलता है। आप इसको ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। देखो स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट पूरी तरह से। इस चैप्टर पर छोटा सा पार्ट था, इस चैप्टर को हम लोग पार्ट 3 में हम लोग कंप्लीट कर लिए, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। बाकी तो चैप्टर लंबे जाते थे, पार्ट 5, पार्ट 6, ये हम लोग पार्ट 3 में कर लिए। देखिए सीरीज भी हम लोग कंप्लीट कर लिया चैप्टर 4। मतलब अभी तक हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमने ज्योग्राफी का चैप्टर 4 पढ़ा, हमने हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ लिया और सीरीज पढ़ लिया। अब फिर कहाँ जाएंगे हम लोग? ज्योग्राफी में। इससे ये हो रहा है कि एनसीईआरटी का बेस आपका तैयार हो रहा है, आपको ज्योग्राफी का नॉलेज हो रहा है, हिस्ट्री का नॉलेज हो रहा है और सीरीज का भी हो रहा है। सीरीज क्या बताता है कि आप अपने सोसाइटी में किस तरह से रहते हैं और आपका राइट्स क्या है, ये पढ़ते हैं हम लोग सीरीज में। तो स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, तभी मेरा नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। बस हौसले को पस्त नहीं करना स्टूडेंट्स, हौसले से उड़ान मिलती है। आप अगर आपका थिंकिंग बी पॉजिटिव रहेगा तो कामयाबी जरूर मिलेगी। बस अपने स्टडी को कंटिन्यूटी बना के पढ़िए, निरंतर पढ़ते चलिए, इंशाल्लाह कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग मिलेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 5 में। ओके स्टूडेंट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।